गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो समझाया था आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, प्लानिंग हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिशियल क्यों है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। कि जो प्लानिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शंस को प्रोवाइड करती है। डायरेक्शंस को कैसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देखो प्लानिंग हमें क्या के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमें क्या काम करना है। नेक्स्ट हम क्या डिसाइड करते हैं, हाउ इट इज़ टू बी डन, उस काम को कैसे करना है, कब उस काम को करना है, कौन इस काम को कंप्लीट करने वाला है। हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना। मतलब अगर हम ये चीज़ें सभी डिसाइड कर लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शंस के बारे में पता चलेगा कि पहले कौन से काम को करना है, कब करना है, कौन इस काम को करने वाला है। ठीक है, सेकंड काम को कब करना है, कौन उसको करेगा। तो मतलब एक डायरेक्शंस प्रोवाइड हो जाती है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि किस काम को कैसे करें। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। और किसी भी काम करने की अगर हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि इस काम को कैसे करना है, तो हम उस काम को विदाउट एनी हर्डल, मतलब बिना किसी दिक्कत के उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो प्लानिंग है वो हमारी अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है अनिश्चितताओं का जो जोखिम होता है उसको कम करती है। वो कैसे करेगी, देखो प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, देखो आपको पता है प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। और फ्यूचर हमारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग की हेल्प से हम फ्यूचर को क्या करने की कोशिश करते हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश, मतलब पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पहले से सोच लेते हैं कि क्या काम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आने वाली है, और उससे हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग हमारे रिस्क को कम करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग क्या करती है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक काम को दो बार करना। ठीक है, अगर मान लो आपने प्लानिंग नहीं डिसाइड की, आपकी कंपनी में बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, एक मान लो दो पर्सन ने सेम ही काम कर दिया, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, एफर्ट्स वेस्ट हुए, टाइम वेस्ट हुआ, मतलब कितनी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जो प्लानिंग है वो हमारे ओवरलैपिंग, किसी काम को दो बार करने से, मतलब दो या दो से ज़्यादा बार करने से क्या करती है, रोकती है। और साथ में क्या करती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं करने की, फिर भी हम उसे करते रहते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है तो उसे हम छोड़ सकते हैं ना। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम प्लानिंग की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन उस काम को करने वाला है, जिससे हमारी वेस्टेज भी नहीं होगी और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, ज़्यादा बार भी काम नहीं करेंगे सेम एक्टिविटी को, जिससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। जो प्लानिंग है वो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। इनोवेटिव आइडिया का मतलब क्या होता है, देखो इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नए तरीके से काम करना, या फिर टू फाइंड न्यू समथिंग, मतलब कुछ नया ढूंढना और नए तरीके से उस काम को काम करना। अब देखो प्लानिंग में क्या होता है, हम कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेम तरीके से काम करते जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले आप बिजनेस में सेल को इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते थे, और वो एडवर्टाइजमेंट आप सिर्फ न्यूज़पेपर में देते थे। लेकिन आपने धीरे धीरे क्या देखा कि न्यूज़पेपर तो लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, हमें सोशल मीडिया पे देनी चाहिए, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तो वो आपने क्या किया, उसके बारे में आपने क्या किया, एक नया आइडिया लेके आए ना। नहीं तो पहले जैसे चल रहा था आप कंटिन्यू वैसे ही करते रहोगे, तो क्या आप नया आइडिया को लेके आओगे, क्या आप अपने बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप प्लानिंग करोगे एक नई आइडिया की हेल्प से करोगे। ठीक है, एक नया आइडिया कहाँ पे आता है, प्लानिंग की हेल्प से ही आएगा। जब हम प्लान करेंगे तो उस टाइम नया आइडिया लेके आएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेने में। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन इस काम को करने वाला है, तो हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है ना। ठीक है, मान लो कोई काम गलत हो गया, तो हम किसको कंसीडर करें, मतलब किसको कहें कि तुमने ये काम को गलत किया, नहीं कह सकते ना अगर प्लानिंग नहीं होगी। लेकिन अगर प्लानिंग होगी तो आपको पहले से पता है किस काम को किस पर्सन ने करना है। आप उसे बोल सकते हैं ना कि आपने ये जो किया आपने गलत किया है काम, या फिर आपने बहुत अच्छा किया है, या फिर और किसी तरीके से कोई डिसीज़न लेना है, तो वो कैसे लोगे, प्लानिंग की हेल्प से लोगे। इट मीन्स प्लानिंग हमें डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। उसके बाद है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल वर्क है, ठीक है, एक्चुअल वर्क को किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है हमारा, प्लानिंग, कि जो हमने सोचा था,
ठीक है। एक्चुअल वर्क को, एक्चुअल में जो काम हो चुका है उसको स्टैंडर्ड के साथ सेट करते हैं। और स्टैंडर्ड कहाँ पे मिलते हैं हमें? प्लानिंग में, ठीक है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं ना हमें क्या काम करना है, तो वही हमारे स्टैंडर्ड बन जाते हैं। और फिर स्टैंडर्ड को एक्चुअल वर्क के साथ कंपेयर करके देखते हैं और फिर कंट्रोलिंग करते हैं क्या वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग हमें क्या हेल्प करती है? स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोलिंग कर सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग करने में हमें कौन हेल्प करता है? हमारी प्लानिंग हमें हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अब देखो, इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, हमें इम्पोर्टेंस है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनकी देखो लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी, कुछ ना कुछ उसकी हानियाँ भी होंगी, ठीक है, दोष भी होंगे उसके। तो फर्स्ट क्या है? प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब सेम रहना, कोई भी चेंजेस ना होना। तो प्लानिंग की वजह से हमारी क्या हो जाती है? रिजिडिटी रहती है, मतलब हम काम को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने सोच लिया हम काम को वही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग हमने पहले डिसाइड कर लिया ना क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, अब सब कुछ डिसाइड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जो हमने सोचा था वो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या आप प्लानिंग को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो प्लानिंग हमें क्या करते हैं? रिजिडिटी लेके आती है, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब चेंज, फिक्स रहना, चेंज ना हो पाना। अगर चेंज नहीं होगा, अभी जो सोचा था वो काम हमारा फ्यूचर में हुआ ही नहीं और फिर भी हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो क्या हम बिज़नेस को सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजिडिटी को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब चेंज ना होना। तो हमारी इनफ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इंटरनल का मतलब हमारे बिजनेस के अंदर के डिसीजन, ठीक है। देखो, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स आर डिटरमाइंड। जब हम प्लानिंग करते हैं तो इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर हम क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या क्या पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, किस सीक्वेंस में हम काम करने वाले हैं, रूल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, इन सबको पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फ्यूचर में क्या लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है, तो क्या हम बार बार अपनी पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब बिज़नेस के बाहर जो हम चेंज नहीं कर सकते। अब बिज़नेस के बाहर कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? इकोनॉमिक चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, टेक्निकल चेंजेस आ सकते हैं, या फिर एंड ऑन बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फॉर एग्जांपल आप सेल फ़ोन का ले सकते हो। पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, अब आप कीपैड वाले फ़ोन बनाते हो और कॉन्टीन्यूसली से चल रहे हो, वही प्लानिंग बना रहे हो कि कैसे हमें सेल करना है। लेकिन अब मार्केट में आ चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नए स्मार्टफोन आ चुके हैं, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं। अगर आपने अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं किया, आप अपनी पुरानी प्लानिंग पे चलते रहोगे, तो क्या आप बिज़नेस में सर्वाइव कर सकते हो? नहीं, बिज़नेस तो चल ही नहीं सकता। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि जो बाहर भी चेंजेस होने वाले, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, टेक्निकल हो, या फिर और कोई भी चेंजेस हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है, लेकिन प्लानिंग की हेल्प से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल कंट्रोल हैं, ये प्लानर के क्या होते हैं? कंट्रोल से बाहर होते हैं, ये उसके कंट्रोल में होते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो बिज़नेस के बाहर होते हैं, और बिज़नेस के बाहर की कंडीशन क्या किसी प्लानर के, किसी बिजनेसमैन के हाथ में होगी? नहीं, उसके आउट ऑफ कंट्रोल होती है। उसके बाद सेकंड है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग है हमारी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, मतलब जो एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता है। जैसे मैंने बताया, फैशन है, बार बार चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, बार बार चेंज होती रहती हैं, तो आपको प्लानिंग भी आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, प्लानिंग तो क्या हो जाती है? रिजिडिटी हो जाती है, फिक्स हो जाती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करते हैं? क्रिएटिविटी को कम करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब अपने माइंड से कुछ नया फाइंड आउट करना, कुछ नया बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। लेकिन प्लानिंग तो हमारे लिए क्या है? हमने पहले से ही फिक्स कर दिया। मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि आपको क्या काम करना है। लेकिन अगर मिडिल लेवल वाले या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों को ये लगता है कि नहीं, इस काम को अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो जल्दी से काम हो सकता है, लेकिन क्या उस काम को वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लान बन के तैयार हुआ उनको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नया फाइंड आउट करके उस काम को काम नहीं कर सकते ना। तो इट मीन्स जो प्लानिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी को कुछ अलग तरीके से काम करने को क्या करती है? हर्डल क्रिएट करती है, स्टॉप करती है, उसे रोकती है।
उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। क्यों कॉस्ट लगती है? देखो प्लानिंग देखो फ्यूचर के लिए की जाती है। अब कोई नॉर्मल पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है वो काम नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसको रखना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट्स की क्या होगी? फ़ीस ज़्यादा होगी, उनको हमें सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, या फिर टाइम टू टाइम हर पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो उस कॉस्ट को तो बियर कर सकते हैं, उसे उठा सकती है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को नहीं उठा पाते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो क्या, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि देखो प्लानिंग की क्या होती है, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है, तो उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब उस काम को इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो जब हमें ज़रूरत होती है डिसीज़न लेने की, वो टाइम निकल जाता है, एक्यूरेट डिसीज़न हम नहीं ले पाते, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कि जो प्लानिंग है उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेस हमारी गारंटी होने वाली है, मतलब हम गारंटी नहीं ले सकते कि अगर हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है तो सक्सेस भी होने वाली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कि जो प्लानिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और सक्सेस भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि मान लो आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी लेकिन आगे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, या फिर कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए, मतलब बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो सक्सेस आपको गारंटी मिलेगी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे लिए क्या हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ लो, ओके।